हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज हम बात करते हैं जियोग्राफी चैप्टर स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 8 और उसमें हम देखेंगे भारत जलवायु, वनस्पति तथा प्राणी, वन्य प्राणी। क्या भारत के जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में हम जानेंगे। अब मौसम के बारे में तो प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। हम मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर भी देखते हैं टेलीविजन पर भी हम देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए भी सुनते हैं। हम टेलीविजन पर भी देखते हैं, दूसरों को बातें करते हुए भी सुनते हैं और हम प्रतिदिन समाचार पत्र में भी देखते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। हम जानते ही हैं कि मौसम के द्वारा वायुमंडल में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। हमें मालूम है कि मौसम कभी गर्म होता है और कभी ठंडा होता है। कभी 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 आसमान में बादल छा जाते हैं और कभी कभी आसमान में बादल भी छा जाते हैं। तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमने कभी ध्यान दिया है कि जब बादल और बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब हमें ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता कम हो जाती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को भी खाना पसंद करेंगे। जब मौसम गर्म होता है तो हम खाने पीने में क्या इस्तेमाल करते हैं? ठंडे पीने खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आप ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। इससे विपरीत भी दिन होते हैं जो दिनों में हमें ऊनी वस्त्रों के बिना भी ठंड लगती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती है। इन दिनों आप गर्म चीजें खाना पसंद है। ठंडी के दिनों में हम गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं और गर्मी के दिनों हम ठंडी चीजें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसमें होती है। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसमें होती है। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है। देखिए, दिसंबर से फरवरी तक कौन सा महीना? फरवरी तक ठंडा मौसम होता है। कैसा मौसम होता है? ठंडा मौसम। उसे सर्दी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्दी। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है। मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है। मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है। मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है। उसे गर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्मी। मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है। अब जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम है। देखिए, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम में, जैसे कि दक्षिण पश्चिम में मानसून का मौसम होता है। कौन सा मौसम होता है? मानसून का। उसे हम वर्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा भी कहते हैं। और अक्टूबर और नवंबर से अक्टूबर और नवंबर से मानसून के लौटने की तारीख होती है। मानसून के लौटने का मौसम होता है। लौटने का मौसम, मानसून लौटने का मौसम।
लौटने का मौसम, उसे शरद भी कहा जाता है। देखिए, दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है, उसे हम सर्दी कहते हैं। मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है, उसे हम गर्मी कहते हैं। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, जून से सितंबर में दक्षिण पश्चिम में मानसून होता है, उसे हम वर्षा कहते हैं। और अक्टूबर नवंबर से मानसून लौटने का मौसम कहते हैं, उसे हम शरद ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं? शरद। अक्टूबर नवंबर से लौटता हुआ मानसून कहते हैं। अब हम बात करते हैं शीत ऋतु की। किसकी बात करते हैं? शीत ऋतु की। अब हम बात करते हैं शीत ऋतु की। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है। ठंडे मौसम होता है जब, तब हमारे देश पर सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है। गर्मी के मौसम में भारत में सूर्य की किरणें ज्यादातर सीधी पड़ती है। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे हम लू कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या बहती है? लू। जो गर्मी के पवन होते हैं, उससे गर्म हवा शुष्क पवन बहती है, उसे लू कहा जाता है। लू को गर्म हवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्म हवा को हम लू कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मानसून होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मानसून अब हम देखेंगे। यह मानसून आगे तथा आगे बढ़ने का मानसून है। यह मानसून आगे तथा आगे बढ़ने का मानसून है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर पवन बहती है, उसे हम मानसून कहते हैं। वे अपने साथ नमी भी लाती है। अब ये पवन पहाड़ों से टक्कर कर वर्षा भी होती है। जब ये अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से जब पवन स्थल की ओर जाती है, तब उसमें बीच में जो पर्वत आते हैं, उससे टकरा कर वो वहां वर्षा करवाती है। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु कहलाता है। मानसून को लौटने का मौसम वो शरद ऋतु कहलाता है। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। इस समय उसके विपरीत देखे, जब दक्षिण पश्चिम में मानसून की वर्षा थी, जो स्थल से जल से जब स्थल की ओर पवन बहती थी, तब वहां पर्वतों के बीच जो पवन आ जाते थे, तब वहां वर्षा होती थी। अब उससे विपरीत है। मानसून के लौटने में क्या है? इस समय स्थल भागों से लौटकर पवन जल भागों तक आती है। कहां पर आती है? बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून को लौटने का मानसून कहते हैं। लौटने के मानसून में पवन कहां से कहां जाती है? स्थल से लेकर बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। भारत के दक्षिण भागों में है, विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इन मौसम में वर्षा होती है। भारत के दक्षिण भागों में लौटने मानसून से कौन से राज्य में वर्षा होती है? तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश में। कौन से राज्य में? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लौटने मानसून से वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षा में भी मापे गए मौसम की औसत दशा जलवायु कहलाता है। किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। जलवायु किसको जलवायु कहते हैं?
किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु कैसी जलवायु है? भारत की जलवायु मोटे तौर से मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु। मानसून शब्द अरबी भाषा का मौसिन से लिया गया है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसिन से लिया गया है। किससे लिया गया है? मौसिन से। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसून पवन से होती है। भारत का स्थान उष्णकटिबंध में होने की वजह से अधिकतर यहाँ मानसून पवनों से होती है। वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में मसाले का उत्पादन। अच्छी वर्षा का अनुमान है कि प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्च पर निर्भर करती है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुमान होता है। इसलिए भारत की जलवायु में हमें क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। राजस्थान में स्थित मरुस्थल में कौन सा स्थल? जैसलमेर और बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर बहुत ही गर्म स्थल है। जो राजस्थान के महामरुस्थल, जो थार का महामरुस्थल है ने, उसमें आता है। जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल के बर्फीले ठंडे पड़ती है। जबकि आपने देखा राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर में बहुत गर्म पड़ती है, और जम्मू कश्मीर में स्थित द्रास एवं कारगिल में बर्फीली बर्फ पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई या कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे नहीं अधिक गर्म है और नहीं अधिक ठंडे है। कोलकाता और मुंबई की जलवायु नहीं अधिक ठंडी है, न अधिक गर्म है। समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। कोलकाता और मुंबई समुद्र स्थान पर होने की वजह से वो अधिक ठंड है और अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। देखिए, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा भारत में, और भारत में भी मेघालय के मौसिनराम में। कौन से जिले में? मौसिनराम में। भारत में अधिकतर वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है, जो विश्व की सबसे अधिक वर्षा को मापने किया जाता है। जबकि किसी भी राजस्थान में जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं। जबकि किसी राजस्थान और जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है, और वैसे ही राजस्थान के जैसलमेर में कभी कभी वर्षा भी होती ही नहीं है। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पतियों की। किसकी? प्राकृतिक वनस्पतियों की। बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पतियों की। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदानों में खेलना कितना अच्छा लगता है। हम जो घास वाले मैदान देखते हैं, वो हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है।
कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। कुछ जो पौधे छोटे छोटे पौधे होते हैं उसे झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस, फूलों वाले पौधे इत्यादि। वैसे वैसे कैक्टस, फूलों वाले पौधे जो होते हैं वहां झाड़ी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं जिनमें कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती है। इससे अतिरिक्त कुछ वृक्ष होते हैं जिसमें बहुत सारी शाखाएं तथा बहुत पत्तियां होती है, जैसे कि नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिसमें झाड़ियां, वृक्ष बहुत लंबे होते हैं और उसमें शाखाएं और पत्तियां बहुत बड़ी होती है। और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जैसे कि उसमें वृक्ष पान कम होते हैं, जैसे कि वो होते हैं क्या होते हैं, जैसे कि नारियली। और हम बात करते हैं घास की। झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं। झाड़ियां तथा पौधे जो बिना किसी के उपज से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। देखिए, कौन सी वनस्पति? प्राकृतिक। घास, झाड़ियों तथा पौधों जो बिना मनुष्य की सहायता से उगते हैं उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह न सोचते कि यह एक दूसरे से किसी प्रकार भिन्न है? हम कभी ये क्यों नहीं सोचते हैं कि एक दूसरे से कभी भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग वनस्पतियां पाई जाती है। इनमें वर्षा की मात्रा से महत्वपूर्ण होती है। इन वनस्पतियों में वर्षा की मात्रा महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की भिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। जलवायु की भिन्नता के कारण भारत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। अब हम ये सोचते हैं कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। वन क्या है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं। पेड़ और पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हम सांस लेने में उसका उपयोग करते हैं, जिससे हम सांस लेने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। देखिए, ऑक्सीजन जो वृक्ष होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हमें सांस लेने में मदद करते हैं और ऑक्सीजन हम लेते हैं। और जो पृथ्वी पर वायु के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो वृक्ष अपने खुराक के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग करता है, जिससे तापमान में नमी रहती है और तापमान गर्म की बजाय मीडियम में रहता है। पेड़ और पौधों को बांध कर रखती है मिट्टी। जब हमें मालूम होता है कि मिट्टी को खिंच जाती है तब पेड़ और पौधे मिट्टी को बांध कर रखा। इस प्रकार वो मिट्टी अपरदन को रोकती है। इस प्रकार से वो मिट्टी खिसकने से, अपरदन होने से रुक जाती है। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वनों से हमें क्या प्राप्त होते हैं? ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद तथा इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि अंधाधुंध कटाई के कारण पौधों की कमी भारी मात्रा में कारण हो सकता है। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ के महत्व के बारे में बताना चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए और जो लोग पेड़ काटते हैं उसे हमें पेड़ के बारे में, महत्व के बारे में बताना चाहिए।
हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों के इस प्रकार में शामिल करते हैं। जैसे कि हम वन महोत्सव मनाते हैं, उससे क्या होता है कि हम लोगों से हम बात कर सके और उसको हम बता सके कि पेड़ों के महत्व क्या है और पेड़ों को काटना क्यों नहीं चाहिए, तो तब पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। हम वन महोत्सव उजव सकते हैं और पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वन्य प्राणी की। किसकी? वन्य प्राणी की। अब हम बात करते हैं वन्य प्राणी की। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। विभिन्न प्रकार के वन्य जीवन में निवास स्थान होता है प्राणियों का, और उसमें वनों, जंतुओं, प्रजातियों बड़ी मात्रा में रहते हैं। उसके शरीर प्रकार में सरीसृप, उभयचरों, पक्षियों तथा स्तनधारियों, कीटकों तथा निवासों, इन सब का निवास स्थान होता है। अब हम देखते हैं बाघ। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। कौन सा? राष्ट्रीय पशु। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। ये देश के विभिन्न भागों में बाघ पाए जाते हैं। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। एशियाई शेर में गुजरात के गिर में, गुजरात में शेर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? शेरों, मीन्स शेर। भारत में एक ही ऐसा स्थान है जहां पर एशियाई शेर मिले जाते हैं। जो कौन सा है? वो है गुजरात का गिर। गुजरात के गिर में एशियाई शेर मिल जाते हैं। हाथी तथा एक सींगी वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी तथा एक सींगी वाले गैंडे असम के जंगलों में रहते हैं। हाथी गैंडे असम के जंगलों में रहते हैं, जबकि बाघ पूरे भारत में पाए जाते हैं। सिंह केवल एशिया सिंह केवल गुजरात के गिर में ही पाए जाते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। हाथी केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ऊंट रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ऊंट रेगिस्तान में पाए जाते हैं, और जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। देखिए, ऊंट रेगिस्तान में पाए जाते हैं और जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जो एकमात्र कच्छ के रण में ही जंगली गधे पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू वैसे हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन सभी प्राणियों हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? जंगली बकरी, हिम तेंदुआ और भालू, क्योंकि वहां ठंड ज्यादा होने के कारण वो उसकी जलवायु को महसूस एवं उस जलवायु के अतिरिक्त नहीं होते, इसलिए वो उसे आसानी से रख सकते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे कि बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। जैसे कि इनके बावजूद भी बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल वो सभी भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की ऐसी भी प्रचुरता है। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है।
जैसे प्राणियों की प्रचुरता है वैसे पक्षियों की भी प्रचुरता भारत में है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, जैसे कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, वैसे ही मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो के मोर है। भारत में पक्षी में तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख पाए जाते हैं। भारत की पक्षियों की गणना में मैना, पोपट, मोर, बत्तख ऐसे भी पाए जाते हैं। कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख पाए जाते हैं। अन्य बहुत सारे पक्षी राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है और यहाँ पर सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी है जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास स्थान प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान हमारे क्यों काम आता है कि पक्षियों की देखभाल के लिए वहां प्राकृतिक निवास स्थान पैदा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? तो कमेंट कीजिए। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से कोबरा एवं करेत प्रमुख है। जो सांपों की प्रजाति है उसमें से कोबरा एवं करेत प्रमुख है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। वन्यों को कटने से कारण तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्राणियों को प्रजाति को तेजी से घट रहा है। बहुत सी प्रजातियां को समाप्त भी हो चुके हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। प्राणियों को बचाने के लिए, पशुओं को बचाने के लिए जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र तथा पशु विहार, नेशनल पार्क वो सब हम बना रहे हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना की जैसी परियोजना को शुरू किया है। सरकार को बाघों एवं हाथियों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना को भी जैसी समान परियोजना को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहार के नाम तथा मानचित्र और उनकी स्थिति बता सकते हैं? क्या आप कुछ भारत के पशु विहार तथा मानचित्र उसे बता सकते हैं? आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप वन्य जीवन के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं और उसे पशु जो लुप्त हो रहे हैं और नाश हो रहे हैं उसे हम बचा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों की खरीदना से इनकार सकते हैं। हम ये सोचे कि हमें कैसे इसे बचा सकते हैं, तो ऐसे कि जैसे पक्षियों के विभिन्न अंगों और जानवरों के विभिन्न अंगों से बने हुए जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को हम खरीदना बंद कर जाए। जो हम पदार्थों से खरीदते हैं, जानवरों पशुओं के जो सींग है, हड्डी है, इस पदार्थ से जो भी वस्तु हम खरीदते हैं उसे हम बंद कर दे तो मार्केट में वो वस्तु बिकेगी नहीं और पशुओं को भी नुकसान नहीं होगा। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर से पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर का पहला सप्ताह, अक्टूबर का पहले सप्ताह में हम वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वन्य जीव सप्ताह। वन्य जीव सप्ताह हम कब मनाते हैं? तो वन्य जीव सप्ताह हम अक्टूबर का पहला सप्ताह में मनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवास को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जाए। वन्य जीव सुरक्षा के लिए अक्टूबर का पहला सप्ताह में हम वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं ताकि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हम जागरूकता ला सके। अब हम बात करें प्रवासी पक्षियों की। कुछ पक्षी पेलेट, बत्तख, करगिलू, फ्लेमिंगो, ऑक्सपे, लिटिल स्प्रिंग प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं।
ये सब पक्षी पिटेल, किकिलू, फ्लेमिंगो, लिटिल स्टिंग जैसे पक्षी हमारे देश में मौसम के ऋतु में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिक जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है। सबसे छोटी लिटिल स्टिक जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है। आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तक ये भारत आती है। जो 8000 किमी की दूरी से भी हमारे यहाँ भारत में आते हैं। मित्रों, हमारे चैनल में आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।